Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for CIB December 2026, CAIIB on the go is a perfect series for you. जहां पर हम कंटेंट को इस तरीके से कवर अप कर रहे हैं कि आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए तो आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 5 है जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में है। अभी तक हम लोग प्लानिंग और बेसिक मैनेजमेंट को कवर अप कर चुके हैं। अब कंटेंट कवरेज तो हमें समझ में आ गया कि ऑन द गो से हो जाएगा, बट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? सो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और आप लिंक पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर लैंड करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने स्क्रॉल डाउन किया तो स्क्रॉल डाउन करने पर मुझे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड CIB PYQs। मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने पर मेरे पास ये वाली स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई। अब यहाँ पर मुझे फ्री ई बुक्स मिल रही हैं बाय एड्यूटैप। इन ई बुक्स में क्या है? इन ई बुक्स में है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द आंसर्स, प्रैक्टिस MCQs एंड डिटेल सिलेबस। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स को फिल आउट करना है लाइक नेम, ईमेल एंड ऑल, और आप फ्री में इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर कर इस डॉक्यूमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो जाए, है ना। तो इस डॉक्यूमेंट को जरूर डाउनलोड कीजिएगा यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ जो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। प्रीवियसली हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा। तो देखिए, प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मान लो एक बैंक है, उसको 100 न्यू ब्रांचेस जो हैं वो ओपन करनी है इंडिया में, है ना। तो प्लान रेडी हो चुका है, लेकिन उन ब्रांचेस को मैनेज कौन करेगा, उन ब्रांचेस के लिए नए स्टाफ को रिक्रूट कौन करेगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, इस काम को सुपरवाइज कौन करेगा, ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? ये सब चीज़ें आएंगी मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है ना। तो प्लानिंग में हमने डिसाइड किया कि क्या चाहिए हमें, हमारे गोल्स कैसे हम उसको अचीव करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाया और हमने एक्शन प्लान भी वहां पर बनाकर रेडी कर लिया। बट हमें क्या करना है, हमें अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक कि मान लो एक हेड ऑफिस है किसी बैंक का, SBI का ले लेते हैं। SBI बैंक के हेड ऑफिस ने डिसाइड किया कि वो डिजिटल सेविंग अकाउंट्स जो है उसे लॉन्च करना चाहता है। तो प्लानिंग ने क्या डिसाइड किया कि क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, कब लॉन्च होंगे, कौन टारगेट कस्टमर्स होंगे, है ना। लेकिन सेम चीज़ में सेम जो जिस चीज़ के लिए आपने प्लान बनाया, जब हेड ऑफिस ने एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने का प्लान बनाया तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर आकर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर हम देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, कौन इसको मार्केट करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, कौन इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, कौन सी ब्रांच के एम्प्लॉयज कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करेंगे और इस सारी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कौन करेगा। सो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस आर टेकन अंडर द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। प्लानिंग ने डिसाइड किया दैट व्हाट टू डू, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजिंग बात कर रहा है हाउ टू डू की, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग कह रहा है ये काम कैसे होगा, राइट। तो कैसे होगा और किन रिसोर्सेज की हेल्प से होगा। क्लियर हो गया, मोटा मोटा हमें समझ में आ गया प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में क्या ट्रांजिशन हो रहा है, क्या फर्क आ रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अलग अलग टास्क असाइन कर रहे हो, एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हो, अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो। अथॉरिटी को डेलीगेट करने का मतलब क्या है? डेलीगेशन क्या होता है? जब आप अपनी अथॉरिटी अपने से जूनियर्स, अपने से सबॉर्डिनेट्स को दे देते हो, है ना। आप अथॉरिटी उनको ट्रांसफर कर देते हो। अथॉरिटी को डेलीगेट किया आपने, रिसोर्सेज को एलोकेट किया ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग रहेगी, ठीक है ना। तो जो भी हमारे टास्क्स थे हमने उनको ग्रुप किया डिपार्टमेंट्स के अंदर, अथॉरिटी असाइन की, रिसोर्सेज एलोकेट किए और उनके बेसिस पर अपने जो गोल्स हैं हमने उन्हें अचीव कर लिया। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? राइट वर्क, राइट पीपल, राइट अथॉरिटी एंड राइट रिसोर्सेज, ठीक है ना। कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। अब रिसोर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग का फ़ायदा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखियो,
आप अपनी ब्रांच का ही एग्जांपल लेकर चलो। थिंक अबाउट योर बैंक ब्रांच जिसमें आप काम करते हो। आप इमेजिन करो कि अगर आपकी ब्रांच में किसी को पता ही नहीं है कि किसको क्या काम करना है ना। लेट्स से कि आपकी ब्रांच के अंदर ना 25 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना। 20 से लेके 25 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन इन 20 to 25 एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता कि इन्हें क्या करना है। ये रैंडमली जो जिस जाता है, सुबह जिस जगह पर जाकर बैठ जाता है उस जगह का काम करना शुरू कर देता है। सो क्या इस तरीके से काम चल सकता है? क्या यहाँ पर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो? क्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मतलब काम है वो ठीक से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। बट if the responsibility is assigned that this person will do the job of the cashier, this person will manage this seat or position, ये HR डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, ये लोन डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, तो क्लैरिटी रहेगी, है ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग का होना, है ना। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को फालतू में ब्लेम ना करे, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, कस्टमर्स को डिले फेस ना करना पड़े, दैट इज वाई ऑर्गेनाइजिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर काम करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर बैंक में किसी को पता ही नहीं है कि किसको क्या काम करना है, सो काम हैफेजार्ड होगा। एक तो काम में दिक्कत आएगी, वर्किंग एफिशिएंसी खराब होगी, और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सो जिस पर्सन को जो काम आता है उन्हें वही काम दिया जाता है, ताकि रिसोर्सेज बेस्ट ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइज किया जा सके। फिर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज बन जाती है। एक पर्सन है हर रोज कैशियर का काम कर रहा है, हर रोज लोन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, हर रोज HR डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो एक्सपर्ट हो जाता है। उसे हर चीज उस डिपार्टमेंट की उस समझ में आ जाती है ना। अब बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जितने एम्प्लॉयज़ होंगे अगर सबको अपने टास्क पहले से क्लियर होंगे तो उनके बीच में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बना रहेगा। दे विल बी इजीली एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली, है ना। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर जो है ऑर्गेनाइजिंग ठीक से हुई होगी। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होंगी, और साथ ही साथ बिजनेस अगर इतना सब कुछ अच्छा करेगा तो बिजनेस ग्रो और एक्सपैंड तो ज़रूर करेगा, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कैसे ऑर्गेनाइजिंग की जाती है? सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू कर कर चलती है। वो डिसाइड करती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे, है ना। क्योंकि जब तक गोल्स ही डिसाइड नहीं होंगे तो गोल्स से नेक्स्ट काम जो है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिन जिन एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत है उन वर्क एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। मैंने गोल सेटअप किया, गोल को अचीव करने के लिए मुझे कौन से काम करने पड़ेंगे उन कामों को डिटरमाइन कर लिया। जैसे कि अगर नई बैंक ब्रांच ही खोलनी थी, है ना, ये मेरा गोल है, तो इसमें मैंने वर्क एक्टिविटीज़ डिसाइड की कि मुझे रिक्रूट करना पड़ेगा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे उतना IT सेटअप चाहिए, मुझे मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो वर्क एक्टिविटीज़ जो है वो डिटरमाइन कर ली गई। फिर थर्ड लेवल पर आकर हम लोग क्या करते हैं, एक जैसी एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज ग्रुप कर देते हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़ को मैनेजेबल यूनिट्स, मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने बड़े बड़े मोटे मोटे डिपार्टमेंट बना दिए, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, कैटेगराइजेशन कर दी, ठीक है। फिर ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एम्प्लॉयज़ को असाइन की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी उन्हें दी जाती है, और उसके बाद एक प्रॉपर हियरार्की सेटअप हो जाती है जिसमें सबको पता है कि किसको क्या काम करना है और कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है ना। कौन पर्सन किसको क्या रिपोर्ट करेगा ये भी हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ही, ऑर्गेनाइजिंग में ही हम लोग ये काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान रखो कि पहले क्या किया जाता है,
जस्ट अ सेकेंड। पहले क्या किया जाता है, पहले प्लान्स को रिव्यू किया जाता है, फिर हम वर्क एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करते हैं, वर्क एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन कर कर उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है, ग्रुपिंग करने के बाद असाइनिंग और डेलीगेशन का काम होता है, और फिर हियरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स को डिज़ाइन कर दिया जाता है। ठीक है ना। सो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स की। देखो कुछ गाइडलाइंस हैं जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करने में हेल्प करती हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से समझेंगे तो क्लैरिटी बहुत आसानी से बन जाएगी। ये प्रिंसिपल्स अगर हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेंगे, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि सारा का सारा काम एक ही पर्सन के पास या सारा का सारा काम जो है वो डिवाइड ही कर दिया गया, सुपीरियर के पास कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। हमारे पास वर्क स्पेशलाइजेशन है, अथॉरिटी है, चेन ऑफ कमांड है, डेलीगेशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। दीज आर द प्रिंसिपल्स एज पर गिवन इन योर बुक। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है वर्क स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आपने काम को टास्क्स में डिवाइड कर देना है, और हर एम्प्लॉय को वही काम दिया जाएगा जिस काम में वो एक्सपर्ट है ना। स्पेशलाइजेशन का मतलब यही है ना। पहले हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, स्पेशलिस्ट टास्क में करेंगे, और टास्क में करने के बाद एम्प्लॉय वही काम करेगा इन विच दे हैव एक्सपर्टीज। जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं उन्हें वही काम दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बैंक है, बैंक के ऑपरेशंस को हमने डिवाइड किया, कैश ऑफिस, कैश ऑफिसर, लोन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। अब जो अकाउंट्स में एक्सपर्ट है उसे अकाउंट्स का काम दे दिया गया, जो लोन्स में एक्सपर्ट है उसे लोन का काम दे दिया गया, जो कैश में एक्सपर्ट है उसे कैश का काम दे दिया गया, है ना। अब कैशियर को होम लोन दे देंगे तो कैशियर होम लोन का काम करते हुए कंफ्यूज हो जाएगा, जिस वजह से वर्किंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपर्ट सर्विसेज में ही उन्हें अलाइन करने का फ़ायदा क्या है। एक तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से निकल कर बाहर आता है, काम जल्दी हो जाता है, काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और एरर्स कम से कम हमारे पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। सो ये हमारे पास लेसर नंबर ऑफ एरर्स भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। लेसर नंबर ऑफ एरर्स या रिडक्शन इन एरर्स जो है वो भी इसका बेनिफिट रहेगा। क्लियर है वर्क स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की पावर, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब काम को डिवाइड कर कर डेलीगेट किया जाता है, तो जिस सबॉर्डिनेट को, मान लो ब्रांच मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर तो सुपीरियर हो गया ना, ब्रांच मैनेजर ने जो हमारा कैश ऑफिसर था, कैशियर था या कैश ऑफिसर था, उन्हें एक कैश का काम करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कैश ऑफिसर को सफिशिएंट अथॉरिटी दी गई, डिसीजन मेकिंग पावर दी गई? अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाएगी तो कैश ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, है ना। तो जब भी किसी काम की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हुए हमें उस पर्टिकुलर काम के लिए सफिशिएंट अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो काम ठीक से हो सके, है ना। तो यहाँ पर अथॉरिटी में क्या क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है टू मेक डिसीजंस, एम्प्लॉयज को असाइंड वर्क परफॉर्म करने का यहाँ पर वो मिलता है बेनिफिट। उसके बाद यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी चलती है, और साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स पावर टू परफॉर्म असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। जैसे मैंने आपको बताया कि कैश ऑफिसर को कैश का काम तो दे दिया, पर क्या उन्हें कैश से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए क्या हमने उन्हें सफिशिएंट अथॉरिटी दी है या नहीं दी है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगी, इस बात को आप याद रखिए। अथॉरिटी हमेशा टॉप से लोअर लेवल पर आएगी, ब्रांच से डिपार्टमेंट वाले पर, डिपार्टमेंट से ऑफिसर पर, ऑफिसर से एम्प्लॉय पर। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगी, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो आपकी अपवर्ड फ्लो करेगी। ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो करेगी। ये काम करके इसको रिपोर्ट करेगा, ये काम की रिपोर्ट इसको देगा, और ये काम की रिपोर्ट ऊपर ब्रांच मैनेजर को देगा। ठीक है। थर्ड है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या? फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल पर एक फॉर्मल रूट्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन चलना चाहिए। अब अगर एसोसिएट जो है वो सीधा जनरल मैनेजर के पास डेटा लेकर चला गया, कि मान लो कैश ऑफिसर था, है ना, कैशियर था, आप कह लो कैशियर था, वो सीधा जनरल मैनेजर के पास चला गया कि हमारे पास ना कैश की शॉर्टेज हो गई है ना, तो इज दैट अ राइट अप्रोच? नो, ही शुड इन्फॉर्म हिज ऑफिसर, और उसका ऑफिसर अगर सॉल्यूशन दे सकता होगा तो देगा, नहीं तो वो ऊपर बात खुद करेगा। तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू ही कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए, दैट इज नोन एज चेन ऑफ कमांड। ठीक है ना। तो अथॉरिटीज हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिपोर्टिंग अपवर्ड फ्लो करती है, जैसा अभी हमने पीछे भी बात की। तो यहाँ पर क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड भी इंश्योर होती है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है दैट वन सबऑर्डिनेट should receive orders from only one superior at a time। एक टाइम पर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसे ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देगा काम करने के लिए। एक सुपीरियर के डाउनवर्ड्स मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बट एक सबऑर्डिनेट के ऊपर हमेशा एक ही सुपीरियर होना चाहिए, उससे ज़्यादा सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए। अगर मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए के ऊपर 3 सुपीरियर्स आ गए, एक्स आ गया, वाई आ गया, जी आ गया, एक्स वाई जी तीनों अपने अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो ए किसका किसका काम करेगा? दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच क्या है कि ए के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए एक टाइम पे, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना। तो चेन ऑफ कमांड एक क्लैरिटी देती है कि किस तरीके से आपका जो है अथॉरिटी चलेगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन चलेगा, क्या फॉर्मल आपके जो है लाइंस है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना। तो इससे एक तो आपका कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्यूजन जो है वो भी दूर रहते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली पता है हु इज़ माय सबऑर्डिनेट एंड हु इज़ माय सुपीरियर, है ना। हर एम्प्लॉय को पता है कि किसको उन्हें रिपोर्ट करना है और किससे उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलकर चलेंगी। क्लियर है चेन ऑफ कमांड। आगे बढ़ते हैं, डेलीगेशन की बात करते हैं। अथॉरिटी की बात की थी, वहां हमने डेलीगेशन का जिक्र किया था कि जब हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उससे बोला जाता है डेलीगेशन। अपने काम को, मतलब जो एक हेड होगा किसी भी डिपार्टमेंट का, वो जब अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर बांट देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देगा, तो वो क्या होगी? वो होगी डेलीगेशन। ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सबॉर्डिनेट्स को, नेसेसरी अथॉरिटी ट्रांसफर करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी मिलनी चाहिए, जो हमने कैशियर वाला एग्जांपल लिया था कि उसे काम दे दिया लेकिन उसे कैश से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं दी, तो वो गलत है ना। मैनेजेरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मैनेजर जो है वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल रहेगा फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क जो उसके सबॉर्डिनेट्स करेंगे। जैसे मिस्टर करण जो है वो हमारे पास जो है मैनेजर हो गए, और मिस्टर करण की टीम में आगे 4 लोग हैं, लेट्स से ए बी सी एंड डी, है ना। तो जो भी काम ये ए बी सी एंड डी करेंगे उसको सुपरवाइज कौन कर रहे हैं? मिस्टर करण कर रहे हैं। तो इन केस अगर इनके काम में कोई दिक्कत आती है, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल? इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? तो इसके लिए करण अकाउंटेबल होंगे। इससे मैनेजेरियल वर्कलोड रिड्यूस होगा, मिस्टर करण को सारा काम अकेले नहीं करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होकर चलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कितने सबॉर्डिनेट्स एक मैनेजर एक टाइम पर सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकता है। अब मान लो आपने एक मैनेजर को आपने लेट्स से 50 सबॉर्डिनेट्स दे दिए,
तो एक मैनेजर क्या 50 सबॉर्डिनेट्स के काम को देख सकता है, रिव्यू कर सकता है? नहीं, है ना? तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, एडिक्वेट नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कितने होने चाहिए जिनको एक मैनेजर सुपरवाइज कंट्रोल कर कर चलेगा? दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना? स्पैन ऑफ कंट्रोल दो टाइप से आ जाएगा। एक आ जाएगा मेरे पास नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें एक मैनेजर के नीचे कुछ एम्प्लॉयज, कम एम्प्लॉयज होंगे। कम एम्प्लॉयज पर मैनेजर होंगे तो सुपरविजन अच्छे से होगी, सुपरविजन अच्छे से होगी तो काम की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, है ना? और साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट लेवल्स जो हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि इस मैनेजर के नीचे ये मैनेजर्स हैं तो यहाँ पर इनके नीचे भी पर्टिकुलरली तीन तीन मैनेजर्स, हम सॉरी, तीन तीन सबॉर्डिनेट्स हम लगा दें, तो ये जो मतलब इन तीनों सबॉर्डिनेट्स का काम है वो ये सुपरवाइज करेंगे और इसका काम ये वाले मैनेजर सुपरवाइज कर कर चलेंगे। ठीक है ना? और दूसरा है मेरे पास वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें एक ही मैनेजर्स के अंडर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स आपने लगा दिए तो मोर एम्प्लॉयज हो गए, सुपरविजन कम होगी, सुपरविजन अच्छे से नहीं होगी, मैनेजमेंट लेवल्स तो कम होंगे लेकिन वर्किंग एफिशिएंसी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक अकेला पर्सन इतने सारे लोगों के काम को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। क्लियर है? प्रिंसिपल्स समझ में आए आपको? अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स की। टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स हैं, बुक में दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। एक है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। तो ऑर्गेनाइजेशन को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया: सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अगेन दिस क्लासिफिकेशन इज एज पर योर बुक। ठीक है ना? तो बारी बारी से समझते हैं। क्या है मेरे पास सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन? सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड थोड़ा सा ऐसे समझो, सेंटर मतलब सब चीजें एक ही हाथ में, सेंटर में सब चीजें, सेंटर में एक ही हाथ में जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग है तो वो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे पास बन जाएगी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। और जहां मेरी डिसीजन मेकिंग डेलीगेटेड है, जहां मेरी डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है विद अ लॉट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है ना? डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर सिंगल हैंड में है तो सेंट्रलाइजेशन, मल्टीपल हैंड्स में है तो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में मान लो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, किसी भी ब्रांच ऑफिस को आप कोई भी डिसीजन नहीं लेने दे रहे हो, सारे के सारे डिसीजंस हेड ऑफिस ले रहा है, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेगी। ऑन द अदर हैंड जो डिसेंट्रलाइज्ड है वहाँ पर लोकल जो ब्रांच लेवल के डिसीजंस हैं वो ब्रांच मैनेजर्स ले लेंगे, और जो हेड ऑफिस के लेवल के डिसीजंस हैं वो हेड ऑफिस ले लेगा। तो यहाँ पर जो मेरी डिसीजन मेकिंग है दैट इज डिसेंट्रलाइज, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन जो है आपके सब ब्रांचेस, है ना? ब्रांचेस के बीच में डिवाइड कर दी गई है। क्लियर है? आगे बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ पर भी अगेन डिसीजन मेकिंग की बात ही आएगी कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है। यूजुअली जो डिसीजंस हैं आपके वो आपके मेन लोग ही लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन है, ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर्स ही डिसीजन लेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जहां पर हमें एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत होगी। नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन की मान लो बैंकिंग के फंक्शंस से रिलेटेड डिसीजन है वो ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर लेगा, है ना? लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जहां पर डिसीजन हायरिंग से रिलेटेड लेना है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड लेना है, तो वहां आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की एक्सपर्ट एडवाइस ले लोगे। कोई ऐसा डिसीजन है जो लॉ से रिलेटेड है तो लीगल ऑफिसर का आप बीच में एक्सपर्ट एडवाइस ले लोगे। आईटी से रिलेटेड डिसीजन है, स्पेसिफिक डिसीजन है तो आईटी ऑफिसर का सॉरी, आईटी ऑफिसर का हम बीच में, आईटी ऑफिसर की एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। क्लियर है? तो आप यहाँ पर वैसे भी देख सकते हैं जो ब्लू लाइंस हैं वो हमारे पास एक तरीके से लाइन
ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहा है, और जो मेरे पास ये पर्पल डॉटेड लाइंस हैं ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहा है। स्टाफ स्पेशलिस्ट की सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाएगा। तो फीचर्स क्या है? लाइन मैनेजर्स जो हैं अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, स्टाफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं, और बेटर डिसीजन मेकिंग रहती है जहां पर भी आपको एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत होती है। क्लियर? थर्ड मेरे पास क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल नाम से पता चल रहा है फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? अब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई कर कर चल रहे हो, है ना? मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फंक्शंस में, जैसे ऑपरेशंस हेड, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, ऐसे डिवाइड कर दिया, है ना? जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ज़्यादा उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर फीचर्स क्या रहेंगे? एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज फंक्शंस के बेसिस पर है, एक्सपर्ट्स अपने अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने 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 एक्सपर्ट को जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे, और जो मोटी मोटी रिपोर्टिंग है वो जनरल मैनेजर तक चली जाएगी। नेक्स्ट इज कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो इकट्ठे मिलकर डिसीजंस लेते हैं ऑन द ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स, है ना? तो कमिटी बना दी जाती है जिसमें क्रेडिट ऑफिसर भी आ गया, ब्रांच मैनेजर भी आ गया, रिस्क मैनेजर भी आ गया, लीगल ऑफिसर भी आ गया, फाइनेंस ऑफिसर भी आ गया। तो डिस्कशंस के थ्रू जॉइंट डिसीजंस लिए जाते हैं, और फिर उन जॉइंट डिसीजंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फ़ायदा यहाँ पर क्या रहेगा? फ़ायदा रहेगा कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रहेगी, एक्सपर्ट्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं, तो एक अच्छी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर बनकर आएगी। और साथ ही साथ जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, दे विल फील मोटिवेटेड, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है इन द डिसीजन मेकिंग, और काफ़ी एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर निकल कर आएगी। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजिंग को रिवाइज करने के लिए दिस इज द समरी शीट। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, और टाइप्स के बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है ना? तो आप इस समरी शीट को यूज कर सकते हैं टू रिवाइज द टुडेज क्लास। और अब कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं? यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच वर्कर शुड हैव जस्ट वन रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने डिस्कस भी इसको किया था। गैंग प्लैंक इज अ फीचर ऑफ स्केलर प्रिंसिपल। ठीक है, एक बार हम स्केलर प्रिंसिपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जहाँ पर हमने लाइंस ऑफ अथॉरिटी की बात की ना, तो स्केलर प्रिंसिपल ना ऐसा ही है। स्केलर प्रिंसिपल कह रहा है कि ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं जिसके अंदर डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे, और जो भी कम्युनिकेशन होगा ना वो फॉर्मल लाइंस के थ्रू ही होगा, है ना? जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से, और डी हमारे पास ई से बात करेगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। ऐसे ही सेम लेवल पे दूसरी साइड भी मेरा जो है वो अ, जो है मेरा दूसरी साइड पे भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना? तो मेन हेड यहाँ पर, मेन जो इस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है वो ई है ना? तो गैंग प्लैंक क्या होता है कि इनफॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी से ही आप कम्युनिकेशन करोगे। मतलब अगर ए को कोई कम्युनिकेशन वाई से करना है तो ए बी के पास जाएगा, सी डी, डी से ई, ई से एक्स, एक्स से वाई, ऐसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा इन्फॉर्मेशन पास करने में। तो अगर सेम लेवल के दो एम्प्लॉयज़ हैं जैसे बी और जी, अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो इन केस ऑफ इमरजेंसीज ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है ना? तो यही मेरे को दिया हुआ है कि गैंग प्लैंक जो है वो स्केलर प्रिंसिपल का फीचर है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये स्केलर प्रिंसिपल का फीचर है। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स इन अ चेन ऑफ कमांड। नो, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब था कि कितने सबॉर्डिनेट्स एक सुपीरियर के नीचे लग सकते हैं, तो ये गलत है। एंड वर्क स्पेशलाइजेशन इज सिनोनिमस विद डिवीजन ऑफ लेबर। बिल्कुल, लेबर को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलिस्ट, जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है। तो मेरे पास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स डिस्क्रिप्शन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन गिवन है, इसको आपको मैच करना है। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन को आपके साथ मैच के क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव्स डिमांड एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट ओनली एडवाइस। तो ये तो लाइन एंड स्टाफ में ही चला गया, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर की डिसीजंस आर टेकन बाय द सिंगल इंडिविजुअल, सेंट्रलाइज्ड हो गया, एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। ग्रुप कम्स टुगेदर टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। और एफ टेलर ने बोला और यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई नहीं होती, तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आएगी। 3142 जो है वो मेरे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। Question number 3, in a bank, each branch head is free to decide on local staffing and marketing spend. Decisions are quick and morale is high. But the audit team finds that similar activities are being duplicated across division. तो duplication of work जो है वो यहाँ पर हो रहा है और administration cost भी इसकी वजह से बढ़ गई है। तो यहाँ पर कौन सा फीचर जो है वो इलस्ट्रेट किया गया है, इज इट अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इज इट अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इज इट अ कमिटी और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो हर ब्रांच हेड को डिसीजन मेकिंग की पावर दी हुई है, सेंट्रलाइज तो नहीं है। कमिटी में अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइस होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑल्सो लाइक दिस, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजिंग के हाफ पार्ट को आज कवर अप कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर डाउट्स। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 and email us on hello@edutab.co.in. We are always there to help you. और हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।